अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेरिट ऑनलाइन क्लास। यूनिट नंबर 12 को कंटिन्यू करते हैं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। पेज नंबर 68 है और टॉपिक नंबर है 12.4। यहाँ पे हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को जो है वो डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी हमने जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था हमने उसमें जब रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स के बारे में पढ़ा था, रिपल टैंक में हमने रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डायफ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था। तो आज हम जो है वो जो रिफ्रैक्शन था वो हमने वाटर वेव्स के बारे में पढ़ा था। आज जो हमारा रिफ्रैक्शन है वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हमारे पास होता क्या है? Refraction of light is the change of direction of light as it moves from one medium to another medium। जब भी हमारे पास लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में मूव करती है, ठीक है, एक मीडियम से लाइट जब भी दूसरे मीडियम में मूव करती है तो उसकी डायरेक्शन जो है वो स्लाइटली चेंज हो जाती है। वो जो चेंज इन डायरेक्शन होता है वो हमारे पास क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है। तो हम रिफ्रैक्शन को किस तरह से डिफाइन करते हैं? द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइट एज इट मूव्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन हमारे पास जो है वो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट है। अब स्टूडेंट्स हम आज तक यही पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे पास जो लाइट है वो बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में मूव करती है, बिल्कुल स्ट्रेट मूव करती है। तो लाइट को हम किस तरह से बेंड कर सकते हैं? लाइट को हम जिस तरह हम कहते हैं कि लाइट एक बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में मूव करती है, तो इसको हम इस तरह से भी बेंड कर सकते हैं कि अगर हम क्या करें कि इसके रास्ते में जो है वो कोई मिरर रख दें, तो मिरर से क्या होगा कि टोटली लाइट जो है वो क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। लेकिन इसी तरह से अगर हम क्या करें कि इसके रास्ते में कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम रख दें, ट्रांसपेरेंट मीडियम का मतलब है कोई ग्लास वगैरह रख दें, तो आप देखेंगे कि लाइट जो है वो हमारे पास बिल्कुल स्ट्रेट पास होगी। लेकिन जैसे ही वो ग्लास में से पास करेगी, ग्लास में से पास करने के बाद क्या होगा कि उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो वो जो चेंज इन डायरेक्शन होगा वो हमारे पास क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, अब जिस तरह से यहाँ पे देखिए आपके पास ये वाटर है, इस तरह से आप ने एक एग्जांपल भी इसकी देखी होगी कि पेंसिल, जिस तरह से आप क्या करें कि एक पेंसिल लें या पेन लें, ठीक है, उसको वाटर ग्लास में इस तरह से डाल के रख दें, पानी में डाल के रख दें, और जैसे ही लाइट रेज आके उस ग्लास पर फॉल करेंगी ना, जिस तरह आप यहाँ पे बना हुआ है, देखिए यहाँ पे आपके पास एक पेन जो है वो एक वाटर में, जो वाटर आपके पास जो है वो ग्लास है, उसके अंदर जो है वो आपके पास पेन जो है वो इस तरह से उन्होंने डाला हुआ है। अब यहाँ पर देखें तो ये पेन एक्चुअली जो ये पेन जिस तरह से रखा हुआ है ना, ये पेन बिल्कुल स्ट्रेट रखा हुआ है, इसके अंदर ये पेन बिल्कुल इस तरह से रखा हुआ है। लेकिन आप जो देखें आप इसको, तो ये आपको ये पेन बिल्कुल इस तरह से रखा हुआ है, लेकिन अभी देखें तो आपके पास ये कुछ टेढ़ा सा लग रहा है। यहाँ से बिल्कुल सीधा है, लेकिन यहाँ से आगे यहाँ पे इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लाइट जैसे ही यहाँ इसमें से पास करेगी, इस वाटर में से, इस ग्लास में से पास करेगी, तो वो उसकी अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देगी। और उसकी डायरेक्शन चेंज करने की वजह से क्या होगा कि हमें ये जो इसकी जो इमेज है वो थोड़ा सा जो है वो टेढ़ा नज़र आता है, और हमें ऐसे लगता है कि ग्लास ऊपर से, ये जो पेंसिल है ये ऊपर से बिल्कुल सीधी और नीचे आके टेढ़ी है। हालांकि ऐसा नहीं है, एक्चुअली पेंसिल अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक प्लेस हुई हुई है। ये जो इसमें जो टेढ़ापन आ रहा है, ये जो चेंज आ रहा है, वो किसकी वजह से आ रहा है? वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से आ रहा है, क्योंकि लाइट क्या कर रही है? अपने पाथ को चेंज कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे भी कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज़ होंगी, हम लोग उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपके पास आ जाता है इंसिडेंट रे। आपके पास जो रिफ्रैक्शन में इंसिडेंट रे किसको बोलते हैं? ऐसी रे जो कि हमारे पास जो है वो इंसिडेंट रे हम उसको बोलते हैं ना, जैसे हमारे पास ये कोई भी एक मीडियम है, ठीक है, तो ऐसा रिफ्रैक्टिंग मीडियम या रिफ्रैक्टिंग सरफेस, वो वाली रे जो कि रिफ्रैक्टिंग सरफेस को अप्रोच कर रही होती है, जो कि रिफ्रैक्टिंग सरफेस की तरफ आ रही होती है, वो हमारे पास क्या होती है? इंसिडेंट रे होती है। रिफ्रैक्टेड रे हमें ज़ाहिर सी बात है, ऑब्वियसली हमारे पास वो रे जो कि क्या हो रही होती है? रिफ्रैक्ट करके जा रही होती है। द रे ऑफ लाइट मूविंग अवे फ्रॉम द बाउंड्री बिटवीन द टू मीडियम, हमारे पास वो रे जो कि इस मीडियम की जो बाउंड्री है उससे अवे मूव करके जा रही होती है। जो इंसिडेंट है वो इसकी तरफ मूव करके आ रही है, जो रिफ्रैक्टेड है वो इससे अवे मूव करके जा रही है। जैसे ये इंसिडेंट है ना, इसकी तरफ मूव करके आ रही है, ये रिफ्रैक्टेड है, ये इससे दूर जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास नॉर्मल आ जाता है। द लाइन ड्रॉन एट द राइट एंगल टू द रिफ्रैक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ द इंसिडेंट। अच्छा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट को मैंने स्किप कर दिया, हम इसको देखते हैं। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट क्या होता है? द पॉइंट एट विच द इंसिडेंट रे स्ट्राइक द रिफ्रैक्टिंग सरफेस। हमारे पास देखिए ये जो पॉइंट है ना, जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे आके सरफेस को स्ट्राइक करेगी। अब इंसिडेंट रे इस सरफेस को कहाँ पे आके स्ट्राइक करिए? इस पॉइंट पे स्ट्राइक करिए, तो ये हमारे पास क्या होगा? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट होगा। ठीक है, और हमारे पास अगर हम क्या करें कि इस इंसिडेंट पॉइंट से एक सीधी लाइन खींचते हैं, एक 90 डिग्री के एंगल पे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींचते हैं, तो वो जो लाइन होगी वो हमारे पास क्या होगी? वो हमारे पास नॉर्मल होगी। द लाइन ड्रॉन एट द राइट एंगल टू द रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है,
एंगल ऑफ इंसिडेंट हमारे पास वही होगा कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनेगा वो हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनेगा वो हमारे पास जो है वो रिफ्लेक्टेड एंगल होगा। ओके, अब हमारे पास देखें यहाँ पर हमारे पास कुछ एक हम ये कहते हैं कि हमारे पास जब भी जो लाइट है वो हमारे पास जब भी जो है वो डेंसर मीडियम में जाती है, डेंसर मीडियम में जब भी लाइट जो है वो मूव करती है तो क्या होता है कि जो रे है हमारे पास वो स्लाइटली बेंड कर जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब देखिए यहाँ पर जिस तरह से इस केस में हुआ ना, तो हालांकि ये जो इंसिडेंट रे है ना ये इस तरह से आ रही है, इसको क्या करना था, बिल्कुल स्ट्रेट मूव करके जाना था। इस तरह से ये आ रही थी ना तो बिल्कुल स्ट्रेट मूव करके चली जाती, लेकिन ये क्या हुई है, ये स्लाइटली बेंड हो गई। किसकी तरह बेंड हुई है, इस नॉर्मल लाइन की तरह बेंड हुई है, क्योंकि हमारे पास ये जो ग्लास है ना, ये जो मीडियम है, ये जो है ये एयर, एक तो मीडियम हमारे पास एयर है, ठीक है, और एक दूसरा मीडियम हमारे पास ग्लास है। तो एयर जो है वो हमारे पास लेस डेंसर मीडियम है और ग्लास हमारे पास डेंसर मीडियम है। तो जब भी लाइट जो है वो हमारे पास डेंसर मीडियम में मूव करती है ना, तो जो हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे होती है वो हमारे पास नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। तो यहाँ पर भी हमने देखा कि हमारी जो जो रिफ्लेक्टेड रे थी वो नॉर्मल की तरफ क्या हो गई है, बेंड हो गई है, ठीक है। तो हमारे पास इस केस में जो रिफ्रैक्टेड एंगल होता है, जाहिर सी बात है नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई है, तो इसका मतलब है ये एंगल स्मॉल होगा। तो रिफ्रैक्टिंग जो एंगल होता है वो हमारे पास जो है वो रिफ्रैक्टेड एंगल जो है, इस केस में रिफ्रैक्टेड एंगल हमेशा कम होता है इंसिडेंट एंगल से, क्योंकि हमारे पास ये जो रे है ये इसकी तरफ बेंड होगी है नॉर्मल की तरफ, और जितनी ज़्यादा कोई भी चीज़ नॉर्मल की तरफ देखिए बेंड होगी उसका एंगल उतना ही कम होगा, और जितनी ज़्यादा दूर होगी नॉर्मल से उतना ही एंगल ज़्यादा होगा। तो हमारे पास देखिए ये जब इस नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया तो इसका एंगल बढ़ गया। अब जो हमारे पास रिफ्लेक्टेड एंगल था वो लेस हो गया इंसिडेंट एंगल से। लेकिन जब भी हमारे पास जो हमारी जो लाइट है, जो रे है, वो जब भी हमेशा जो है वो डेंसर मीडियम से जो है वो रेयर मीडियम की तरफ मूव करेगी, मतलब हाई डेंसर मीडियम से लेस डेंसर मीडियम की तरफ मूव करेगी, लाइक ग्लास से एयर की तरफ। अब पहले एयर से ग्लास की तरफ मूव करके गई थी, अब ग्लास से एयर की तरफ मूव करके जाएगी, तो हमारे पास ये क्या होगी, ये नॉर्मल से अवे मूव करेगी। देखिए अब नॉर्मल की तरफ मूव करके गई थी ना, अब नॉर्मल से अवे मूव करके जाएगी। जस्ट लाइक दिस केस आप देखें, आपके पास यहाँ पर देखें पहले जो थी वो नॉर्मल, जो हमारे पास जो था वो एयर थी, ठीक है, हमारा जो मीडियम था वो लेस डेंसर मीडियम था, उससे जब डेंसर मीडियम में आई ग्लास में इंटर हुई तो देखें टुवर्ड्स द नॉर्मल थोड़ा बेंड होगी। देखिए ये लाइट, ये वाली जो रे है ये इसकी तरफ थोड़ा बेंड होगी। लेकिन जैसे ही अब इस ग्लास से निकल के दोबारा एयर में जाएगी तो देखिए आप, इसको तो इस तरह से मूव करके जाना था, लेकिन अब ये क्या हो गई है, ये नॉर्मल से थोड़ी अवे मूव कर गई है, मतलब थोड़ा पीछे मूव करके चली गई है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जब भी लाइट जो है वो जब भी हमारे पास कोई रे ऑफ लाइट जो है वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है, तो क्या होता है कि डेंसर मीडियम में जाने के बाद वो स्लाइटली बेंड कर दिए टुवर्ड द नॉर्मल, जिसकी वजह से हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल जो है वो हमेशा लेस होता है इंसिडेंट एंगल से। लेकिन जब भी जो हमारी लाइट है वो लाइट जो रे है वो मूव करके जाती है, अगर हमारी जो लाइट रे है वो मूव करके जाती है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ, तो क्या होता है कि हमारे पास ये नॉर्मल से अवे मूव कर जाती है। यहाँ पे नॉर्मल की तरफ मूव करके गई थी, यहाँ पे नॉर्मल से अवे बेंड कर जाती है, नॉर्मल से अवे मूव कर जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास जो रिफ्रैक्टेड एंगल होता है वो ग्रेटर होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट से। जाहिर सी बात है नॉर्मल से अवे मूव करके जाएगी तो हमारे पास क्या होगा कि जो रिफ्रैक्टेड एंगल है वो हमारे पास ग्रेटर होगा। तो ये था हमारे पास अबाउट द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जिसमें हमने पढ़ा कि हमारे पास लाइट क्या होती है, कि हमारे पास जब भी वो अपना पाथ चेंज करती है, जब भी हमारी डायरेक्शन चेंज करती है एक मीडियम से दूसरी मीडियम में मूव करने की वजह से, तो क्या होता है कि रिफ्रैक्शन होती है। रिफ्रैक्शन की कुछ टर्मिनोलॉजीज़ को हमने डिस्कस किया और हमने ये देखा कि कैसे एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाती है तो हमारे पास जो है वो उसमें चेंज आता है, ठीक है। तो अब हमारे पास कुछ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है, ठीक है। यहाँ पर देखें तो हम फर्स्ट में जो फर्स्ट ला है उसमें वो ये कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइन लाई इन द सेम प्लेन। हमेशा हमारे पास जो इंसिडेंट रे होगी, रिफ्रैक्टेड रे होगी और नॉर्मल जो होगा वो हमेशा सेम प्लेन में लाई करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि इंसिडेंट रे किसी और प्लेन में लाई कर रही है, रिफ्रैक्टेड रे कहीं और जा रही है और नॉर्मल लाइन जो है वो आप इस तरह से ड्रॉ नहीं कर रहे बल्कि इस तरह से कहीं ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा, आपके पास ये जो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे है और नॉर्मल है ये हमेशा सेम प्लेन में जो है वो लाई करेगी, ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास ये है कि इंसिडेंट एंगल जो रेशो होगी, साइन इंसिडेंट का मतलब है जो एंगल है इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल, साइन आर का मतलब है इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल की जो रेशो है वो हमारे पास एक कांस्टेंट के इक्वल होगी, ठीक है। और यही हमारे पास जो है वो स्नेल्स लॉ भी है। स्नेल्स लॉ में भी यही कहते हैं कि हमारे पास जो रेशो है इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल की, वो हमारे पास एक कांस्टेंट के इक्वल है, और यही हमारे पास जो है वो स्नेल्स लॉ है, ठीक है। स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग हम क्या कहते हैं, द रेशो ऑफ इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्रैक्टेड एंगल इज इक्वल्स टू द कांस्टेंट, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अब हमारे पास क्या होता है, हमने देखिए स्टूडेंट ये बोला कि हमारे पास जो लाइट रेज है जब भी देखें किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में मूव करती है तो उसकी डायरेक्शन तो चेंज होती है, लेकिन साथ साथ उसकी स्पीड भी चेंज होती है। जैसे नॉर्मली एयर में जो उसकी वैक्यूम में जो स्पीड होती है वो 3 × 10⁸ है, लेकिन जैसे ही वो ग्लास में मूव करेगी ये जो स्पीड है ये शायद 2 × 10⁸ हो, दोबारा इधर मूव करेगी तो 3 × 8 मीटर पर सेकेंड हो। तो जैसे जैसे लाइट जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में मूव करती है तो उसकी स्पीड भी चेंज होती है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो क्या होता है, द रेशो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन अ मटेरियल इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। मैं यहाँ से आपको बता देती हूँ, एन जिस तरह से आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, सी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम भी आप कह सकते हैं, और वी आपके पास क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम, कि आपके पास स्पीड ऑफ लाइट जो आपके मीडियम में कितनी है और स्पीड ऑफ लाइट वैसे वैक्यूम में कितनी है, इन दोनों की अगर हम रेशो लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से आपके पास एक टेबल दिया गया है, टेबल 12.2, जिसमें कुछ जो हमारे मीडियम्स हैं उनकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें बताएगी। आपने इनको याद करना है, गैसेस की, लिक्विड्स की और सॉलिड्स की। और इसी तरह से हमारे पास एक एग्जांपल प्रॉब्लम भी है। एग्जांपल प्रॉब्लम में वो ये कहता है, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर हैविंग इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन एज 1.33। अब इस केस में देखें, आपको गिवन डेटा में देखें उसने ये बताया हुआ है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास उसने दिया हुआ है 1.33 है। आपने स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर फाइंड आउट करनी है, तो वाटर हमारे पास मीडियम है तो इट्स मीन आपने स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम फाइंड आउट करनी है। एन आपके पास कितना है, एन जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो कि 1.33 है, ठीक है। अभी हमने फार्मूला पढ़ा, एन इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई वी, ठीक है। अब हम लोगों ने फाइंड आउट क्या करना है, हमने स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम फाइंड आउट करनी है। तो v को हम इधर ले जाते हैं तो v इज इक्वल टू सी बाई एन हो जाएगा, ठीक है। c स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है और n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब आपको पता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितनी होती है, ये तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है 3 × 10⁸ ये तो आपको याद होनी चाहिए, अगर प्रॉब्लम में नहीं भी पता तो भी आपको याद होनी चाहिए। और n आपके पास क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो कि 1.33 है। दोनों को डिवाइड करें, v आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, 2.226 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से आप जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो असाइनमेंट है स्टूडेंट्स, इसमें आपने उसने आपको जो मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट है, जो कैरोसिन ऑयल में जो स्पीड ऑफ लाइट है, मतलब v की वैल्यू उसने दे दी है। c आपको ऑलरेडी नोन है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आपने n जो है वो फाइंड आउट करना है, कुछ भी नहीं करना, सिंपल एक फार्मूला है, n इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई वी, आपने जो है वो फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है।